नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का होगा और लेकर चलेंगे आपको उस दौर में जब राजेश खन्ना की जिंदगी में बहुत कुछ घट रहा था। फिल्में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थीं जो करिश्मा उन्होंने साल 1969 से 72 तक 73 तक दिखाया। और जब आप कामयाबी के शिखर पर होते हैं ना, तो फिर आपको 1 इंच पायदान उतरना भी गंवारा नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपको नीचे भी आना होता है। ये और बात है कि राजेश खन्ना ने जिस शिखर को छुआ, बैक टू बैक 15 से 17 सुपर डुपर हिट फिल्में, उसे तो खैर आज तक कोई दोहरा नहीं पाया। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना अब नीचे उतर रहे थे। डूबते जहाज को छोड़ने वाले चूहों की तरह राजेश खन्ना के आसपास देखी जाने वाली भीड़ भी अब कम होने लगी थी। अली पीटर जॉन, जो उस दौर में इन तमाम पहलुओं को बड़े गौर से देख रहे थे, इस भीड़ के बड़े हिस्से के होने का कारण उस समय राजेश खन्ना के सेक्रेटरी गुरनाम सिंह को वो बताते हैं। राजेश खन्ना के बेशुमार चाहने वालों जो उनके लिए अपनी पसंदगी को इतनी संजीदगी से लेते थे कि राजेश खन्ना को अक्सर खून से लिखे खत मिलते थे और डॉक्टरी सर्टिफिकेट के साथ कि ये खून से ही लिखा हुआ है, असली है। उसकी अहमियत को कम करने की ख्वाहिश न रखते हुए भी इस पत्रकार अली पीटर जॉन का कहना है कि अक्सर ऐसे उत्सवों का इंतजाम गुरनाम सिंह ही किया करते थे। उन्हीं का काम था इन तमाम चिट्ठियों को इकट्ठा करना, राजेश खन्ना तक पहुंचाना, इनके जवाब लिखना और जवाब भेजना भी। यह कबूल करते हुए कि गुरनाम ने इनमें से कुछ का बंदोबस्त किया होगा। जॉनी बख्शी इसका कारण काका के स्टारडम को बताते हैं। कुछ लोग तकदीर वाले होते हैं, जॉनी बख्शी कहते हैं, जो राजेश खन्ना के करीबी भी रहे, और कहते हैं कि और एक वाकया याद करते हैं कि जब छोटी उम्र के सलमान खान ने उनसे एक जानकार की हैसियत में राजेश खन्ना की लोकप्रियता की हद पर उनके विचार पूछे थे। सेलुलर फोन के आने से पहले महबूब स्टूडियो में शूटिंग करने वाले कई अभिनेता उनके ऑफिस में टेलीफोन करने आ जाया करते थे, और बख्शी ने सलमान खान को बताया कि एक बार यह बात फैल गई कि राजेश खन्ना वहां पर शूटिंग कर रहे थे और उस दिन जॉनी बख्शी को एक प्याली चाय तक नहीं मिली, क्योंकि वहां की कैंटीन से या स्टूडियो के बाहर वाले ईरानी कैफे से लेकर हर चीज बिक चुकी थी। तो राजेश खन्ना की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि जॉनी बख्शी और उनके कुछ दोस्त बांद्रा की पूरी हिल रोड पर पैदल चलने के बाद भी चाय या नाश्ता कुछ नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी ना, उस भीड़ ने यह सब खा पी कर खत्म कर दिया था और भीड़ को खबर लग गई थी कि राजेश खन्ना आने वाले हैं। यह वो दौर था जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, टेलीफोन इतना आसान नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे। तकरीबन 1.5 दशक के बाद राजेश खन्ना ने एक बातचीत में बताया इस घटना के कि किस तरह 1973 के आखिरी महीनों में और 1974 के शुरू के कुछ महीनों के बीच का अंतराल उनकी किस्मत का सबसे तन्हा वक्त था। और राजेश खन्ना समझते थे कि उनकी कामयाबी हमेशा कायम रहेगी, इसलिए जब उनकी फिल्में नाकामयाब होने लगीं तो उन्होंने उसे थोड़े दिन रहने वाली स्थिति के रूप में ही लिया। जब उनके इर्द गिर्द वाले लोगों ने भी उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया तो उनका मनोबल तेजी से गिरा। हालात के इस तेज बहाव ने उन्हें चिड़चिड़ा और बेचैन बना दिया। और उसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया कि उन्होंने अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर ली और किसी को भी अपनी मदद नहीं करने दी। उन्हें लोगों पर एतबार नहीं रहा और खुद को डिंपल से भी दूर कर लिया, जिस पर उन्होंने वैसे भी कभी भरोसा नहीं किया था, क्योंकि उन्हें वो इस तरह के संकट को झेलने के लिए बहुत छोटी और नातजुर्बेकार लगती थी। राजेश खन्ना आगे बताते हैं कि उन्होंने खुदकुशी तक करने के बारे में सोचा जब कामयाबी के बादल उनके ऊपर मंडराने लगे, क्योंकि वो नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ कामयाबी देखने की आदत राजेश खन्ना को लग गई थी। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया राजेश खन्ना को एक नाकामयाब इंसान की तरह याद करे। खुदकुशी का ख्याल उन्होंने जहन से निकाल दिया।
फिल्मी पत्रकारिता जिसका राजेश खन्ना फेनोमेन को खड़ा करने में हाथ था, उन्होंने भी अब इधर उधर देखना शुरू कर दिया था, दूसरे सितारों में झांकना शुरू कर दिया था, राजेश खन्ना को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। राजेश खन्ना समझते थे कि वो अभी भी सलामती के जाम के हकदार थे, जबकि फिल्म पत्रकारों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। और लेकिन हर किसी ने राजेश खन्ना से उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और उनमें सबसे मुख्य थी देवयानी चौबल, उस दौर की मशहूर फिल्म क्रिटिक। देवयानी चौबल तकरीबन उन्माद की हद तक राजेश खन्ना पर मर मिटी थीं और निश्चित कर लेती कि उनके हर आलेख में, हर आर्टिकल में राजेश खन्ना किसी न किसी रूप में उनको जगह मिले। चाहे वो किसी के भी बारे में लिख रही हो, राजेश खन्ना का जिक्र हो। और इससे भी अहम, उनके आर्टिकल्स में अमिताभ बच्चन को हर तरह से छोटा दिखाया गया। और इस दौर में सिर्फ देवयानी चौबल और राजेश खन्ना के स्टाफ ने ही राजेश खन्ना को नहीं बनाए रखा। अभी भी जे ओम प्रकाश और शक्ति सामंत जैसे कुछ निर्माता थे जो राजेश खन्ना से आगे नहीं देख पाते थे और मानते रहे कि जल्दी ही वो पुराना जादू फिर से रचेंगे। कई सालों से निर्माता रह चुके जे ओम प्रकाश ने निर्देशन करने का फैसला किया और मलयालम फिल्म वाजवे मयम, जिसके कॉपीराइट उन्होंने कुछ साल पहले खरीदे थे, उस पर एक पटकथा तैयार की। आपकी कसम साल 1974 में आई। राजेश खन्ना की एक ऐसी भूमिका में थे वो, जो उन भूमिकाओं जैसी थी जिसमें राजेश खन्ना एक आइकॉन बने थे। यानी कि वो जो रोमांटिक रोल वो करते थे, खूबसूरत गीत होते थे, उस तरीके का किरदार राजेश खन्ना ने फिल्म आपकी कसम में निभाया, लेकिन थोड़ा सा शैडो लिए हुआ। जे ओम प्रकाश यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के सदस्य थे और कई वर्षों से राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे। और इस निर्माता निर्देशक ने राजेश खन्ना के छुपे हुनर को पहचाना था और उन्हें तेजी से उभरते, ऊपर चढ़ते हुए देखा था। और उन्हें आखिरकार आपकी कसम में न सिर्फ राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए बढ़िया मजमून मिल गया, बल्कि उन्हें वो इसे अपने लिए निर्देशन में हाथ आजमाने के लिए एक बढ़िया कहानी भी समझते थे, जो थी भी। राजेश खन्ना ने जे ओम प्रकाश के सामने कबूला कि हालांकि वो जाती तौर पर उस किरदार के साथ सहमत नहीं थे और उसे फिल्म का खलनायक भी समझते थे जो उन्होंने प्ले किया, फिर भी वो इस चुनौती को मानकर किरदार को एक ट्रेजिक हीरो की तरह निभाएंगे। फिल्म के आखिरी हिस्से में, तीसरे हिस्से में, जिसमें वो एक खुशहाल शादीशुदा आदमी से बेघर और फटेहाल बन जाते हैं, निरुद्देश्य भटकने और जिंदगी जितनी भी बची है उसे गंवाने के लिए एक शापित, इस किरदार को राजेश खन्ना ने बहुत जीवंत कर दिया। अगर आपने फिल्म देखी हो तो जिंदगी के जितने भी पहलू हो सकते हैं वो सब इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। एक प्रेमी, एक पति और फिर एक न जाने क्या, और तीनों ही किरदार में राजेश खन्ना बहुत संजीदा लगते हैं। जिंदगी के सफर में बिछड़ जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जब ये गीत राजेश खन्ना पर फिल्माया जाता है तो लगता है कि यही तो है काका, जो उनकी खासियत है। राजेश खन्ना ने जे ओम प्रकाश के चहीते अदाकार तो वो थे ही, और एक अभिनेता के रूप में राजेश खन्ना की काबिलियत का बखान करते हुए बाद के सालों में जब जे ओम प्रकाश की उम्र 80 बरस हो गई तो उनकी आंखें चमक उठती हैं, बताते हुए किसी न किसी कारण से उनको एक सीन 7 बार फिल्माना पड़ा। बेहद नाटकीय होने के अलावा सीन बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया, बारीकी से कैमरा घुमाने के साथ। जे ओम प्रकाश याद करते हैं कि कैसे राजेश खन्ना ने अपने डायलॉग आंखें फर्श पर जमा कर शुरू किया और इशारा मिलते ही उन्हें ऊपर उठाते हुए, जैसे ही क्रेन पर चढ़ा कैमरा एक क्लोजअप में धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, उनके होंठ कांपे और मुड़कर चले जाने से पहले एक बूंद आंसू बेजुबान राजेश खन्ना की आंख से लुढ़क गई। मतलब गजब का अभिनय। राजेश खन्ना ने पहली बार में ही शॉट ओके दे दिया, लेकिन डगमगाती क्रेन के कारण निर्देशक को दोबारा से शॉट लेना पड़ा और उन्होंने राजेश खन्ना को एक रीटेक के लिए कहा और राजेश खन्ना खुशी खुशी मान गए। सुपरस्टार राजेश खन्ना खुशी खुशी मान गए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। 6 बार राजेश खन्ना को छोड़कर किसी न किसी चीज से शॉट बिगड़ता गया, लेकिन उन्होंने हर एक शॉट उसी जोश से दिया जैसा उन्होंने पहला शॉट दिया था।
और इस घटना के 40 साल बाद एक इंटरव्यू में जे ओम प्रकाश उस सहजता को भुला नहीं पाते जिसके चलते राजेश खन्ना ने 7 बार फीलिंग्स को एक समान बनाए रखा। उनका निर्देशन करने के लिए कैमरे के पीछे होना एक खुशगवार बात थी। 7 बार वो उसी जगह पर वापस जाते और अपने डायलॉग, अपनी भावनाएं और अपने आंसू भी उसी अदा से निकालते। जे ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना को उन चंद अभिनेताओं में से पाया जो अपने सह अभिनेताओं को उनकी जगह देते हैं। जहां तक हुनर की बात है तो जे ओम प्रकाश मानते थे कि राजेश खन्ना को हुनर वरदान में मिला है। आपकी कसम फिल्म राजेश खन्ना के पतन से पहले उनकी सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी और ये निर्देशक उनकी नाकामयाबी के लिए किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस फिल्म में लता मंगेशकर के 4 खूबसूरत गाने, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, जय जय शिव शंकर या सुनो कहो कहा सुना, पास नहीं आना एक गीत है जो राजेश खन्ना के सदाबहार नगमों में शामिल हो गए। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि जे ओम प्रकाश ने उनसे कहा था कि उन्हें अंत में हीरो की दुर्दशा दिखाने के लिए अतिरिक्त सीन नहीं फिल्माने पड़े, क्योंकि उनके पिता आनंद बख्शी ने दिल को छू लेने वाली शायरी ने बड़े ही असरदार ढंग से सब कर दिया। पीछे मुड़कर देखें तो बहुत अजीब लगता है कि किस तरह आनंद बख्शी के शब्द जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, सिर्फ हीरो की ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना की जिंदगी को भी पहले से ही बयां कर देते हैं। जिस तरह अमिताभ बच्चन उनके पैरों के नीचे से कालीन खींच रहे थे वो इन शब्दों में उकेरा गया कि आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। ये उनकी असुरक्षा इससे समझी जा सकती है कि दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। हालांकि फिल्म में हीरो अपनी पत्नी पर शक करता है, लेकिन निजी जिंदगी में भी राजेश खन्ना पर ये बातें तब उस दौर की मीडिया ने कही कि बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और फिर एक लाइन है कि रोक लो उठकर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। रोंगटे खड़े कर देने वाले ढंग से डिंपल के साथ उनके होने वाले अलगाव की चेतावनी भी यूं लगता है कि इन पंक्तियों में आनंद बख्शी ने उकेर दी। राजेश खन्ना जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ था और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। हालांकि ये उनकी कामयाबी के बाद दोबारा कभी ऐसी कामयाबी राजेश खन्ना को नसीब नहीं हुई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।